हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक हेलोसिक सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग हेलो एल्कीन हेलो एरीन चैप्टर को खत्म कर रहे होंगे। हमारा हेलो एरीन वाला पार्ट बचा हुआ था, उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था। आज हमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स करना है। सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जितने आसानी से हेलो एल्केन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, हेलो एरीन्स उतने आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते, ऑलमोस्ट नहीं ही दिखाते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे कुछ कंडीशन देने पर वो दिखाने लगते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि हेलो एरीन्स क्या दिखाते हैं तो आप बोलोगे कि नहीं दिखाते, और उसकी क्या क्या रीजन एनसीईआरटी लिखती है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब आपने बात की कि जो एराइल हैलाइड्स है वो एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसके रीजंस क्या क्या है एनसीईआरटी में ये हमें देखना है। सबसे पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। होता क्या है कि जो हेलोजन एटम्स हैं उसके पास लोन पेयर्स होते हैं, और ये लोन पेयर अपने पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है, जो कि अपने बेंजीन रिंग के पास है। और इसके कारण जब आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको दिखेगा कि ये जो CCl बॉन्ड है इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, और इसी कारण आपको पता है कि एक नॉर्मल सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, लेकिन एक पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा हार्ड होता है। इसीलिए इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ के हेलोजन को निकालना और सब्स्टिट्यूशन करवाना हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाती है। दूसरा रीजन है कि अगर आप हेलो एल्केन्स को हेलो एरीन्स से कंपेयर कराओ तो आपने स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि हेलो एल्केन्स में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और हेलो एरीन में sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, अब जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हेलोजन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइटली होल्ड करके रखता है, और इसीलिए उनका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो शॉर्टर होता है, और इसलिए उसको तोड़ना भी मुश्किल होता है। यही चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ लिखा है, इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा रीजन समझ में आ गया। तीसरा रीजन है कि जो फिनाइल केटाइन अगर मान लो हमने निकाल दिया, ठीक है, हेलोजन को निकाल दिया, उसके बाद आपका केटाइन बनेगा, तो एक आपका हेलो एल्केन केस में केटाइन बनता है, मान लो इसको हटाने के बाद यहाँ प्लस बना, और एक के बाद इसको हटाने के बाद यहाँ प्लस बना। ठीक है, अब ये जो प्लस यहाँ बन रहा है ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, मतलब ये जो फिनाइल केटाइन बनता है ये काफी अनस्टेबल होता है। ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड के ऊपर प्लस आता है, और इसीलिए आप कह सकते हो कि SN1 मैकेनिज्म तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म का रूल ही है कि अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा तभी SN1 मैकेनिज्म होगा। आया समझ में? तो कोई अगर पूछता है कि SN1 मैकेनिज्म नहीं दिखा सकती है एराइल हैलाइड, क्या रीजन होगा इनमें से? ऑप्शन में एक होगा आपका इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन, आप उसको टिक कर दोगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आसान सा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, और जो हेलो एरीन्स है उनके पास खुद एक बेंजीन रिंग है जिसके भर के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो खुद से एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे आने के टाइम पे उसको काफी रिपल्शन फेस होगा, इसलिए वो वहां पे अटैक नहीं कर पाता। तो ये चारों रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको इजीली यहाँ से क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग रिएक्शन कॉपी की तरफ और कुछ रिएक्शन देखते हैं। तो आपको यहाँ पे 28 नंबर रिएक्शन से स्टार्ट करना है। आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है और उसका रिएक्शन NaOH और H+ के प्रेजेंस में किया गया है, और यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है 623 केल्विन और 300 ATM। तो यहाँ पे पहले स्टेप में NaOH के साथ रिएक्शन किया है, दूसरे स्टेप में H+ के साथ रिएक्शन किया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब ये 1 और 2 का क्या मतलब है, कि पहले आपको NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है। इसमें क्या बनेगा? इसमें आपके पास सबसे पहले बन जाएगा ONA, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन, और उसके बाद जब आप H+ इसमें डालोगे तो ये आपका बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, अब आपको यहाँ मन में डाउट आएगा कि भैया अभी आपने बोला कि जो हेलो एरीन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती नहीं है, और आप यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दो, तो कैसे करवा दो? तो आपको यहाँ पे ध्यान से दिख रहा हो कि हमने यहाँ पे जो कंडीशंस लिया है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस है, बहुत हाई टेम्परेचर लिया है, बहुत हाई प्रेशर लिया है। ऐसे तो करवाती नहीं है, अगर आपको करवाना है, ठीक है, तो उस केस में आपको बहुत एक्सट्रीम कंडीशन लेना पड़ता है। उसी का एक ये रिएक्शन एग्जांपल है। ठीक है, तो कभी भी आपको क्लोरोबेंजीन दिख जाए, NaOH और H+ दिख जाए और एक्सट्रीम कंडीशन दिख जाए, तो आपको समझ जाना है कि मुझे यहाँ पे Cl हटाना है और OH लगाना है, मतलब मुझे यहाँ पे फिनॉल बनाना है। ठीक है, अच्छा, तो सिंपल आप क्या करोगे, इस रिएक्शन में फिनॉल बना दोगे। ठीक है, अब आपको दिख रहा है नीचे सेम चीज है, बस यहाँ पे एक NO2 लगा है। NO2 कैसा ग्रुप होता है? आपको दिख रहा है कि यहाँ पे NO2 जो है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, ठीक है, तो उसको कैसा जगह चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत हो या इलेक्ट्रॉन कम हो? तो इलेक्ट्रॉन कम हो, तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज लगा है तो वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसीलिए आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे नीचे NO2 इंक्रीज करते जा रहा है, यहाँ पे 2 NO2 हो गया, यहाँ पे 3 NO2 हो गया, जो हमने एक्सट्रीम कंडीशंस ली थी वो अब कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। कौन? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन केस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे समझ में? तो करना सब में वही, आपको Cl हटा के OH लगाना है। बस फर्क कितना है कि यहाँ पे कंडीशन जो है, एक्सट्रीम कंडीशन जो है वो धीरे धीरे कम होती लगी, और एंड में तो आप सिर्फ वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करवा सकते हो। ठीक है, बाकी सब जगह वही होगा, Cl हटाओगे OH लगाओगे, Cl हटाओगे OH लगाओगे। एनसीईआरटी से देख लेते हैं इसको। तो एनसीईआरटी वही कहती है कि अगर आपको क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है तो आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर लेना पड़ेगा, एक्सट्रीम प्रेशर लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अच्छा, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग एल्कोहल चैप्टर में भी इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इस पोजीशन पे होना चाहिए, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, क्योंकि वहीं पे इफेक्ट दिखा पाती है, तो ये रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है हेलो एरीन्स के केस में अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दें। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम करेगा रिंग से, और न्यूक्लियोफाइल को ऐसा ही जगह चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो। आया समझ में? तो जैसे जैसे इसका NO2 ऑर्थो पैरा पे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे एक्सट्रीम कंडीशन कम होते जा रही है। ठीक है, करना आपको समय वही है, Cl हटाओ OH लगाओ, Cl हटाओ OH लगाओ। तो ये भी वही चीज़ है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि कैसे NO2 ग्रुप के आ जाने से ये रिएक्शन इतना इजीली हो पा रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि पहले NO2 यहाँ पे लगाया इन्होंने, कहाँ पे? पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो पैरा पोजीशन पे अगर आप देखोगे, पहला कंडीशन है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हो, तो नेगेटिव चार्ज अभी आपको देखना है कि NO2 के साथ रेजोनेंस में है या नहीं है। NO2 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। किस इफेक्ट के थ्रू? -m इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और -m इफेक्ट दिखाने का कंडीशन ये है कि उसको रेजोनेंस में होना चाहिए नेगेटिव चार्ज के साथ। तो नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा पाई।
ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस में है तो यहाँ पे इजीली वो खींच पाएगा नेगेटिव चार्ज को। सिमिलरली अगर इस पोजीशन पे भी नेगेटिव को रखते हो तो यहाँ पे भी नेगेटिव सिग्मा पाई, यहाँ पे भी रेजोनेंस में कंजुगेशन दिख रहा है। यहाँ पे देखोगे तो नेगेटिव सिग्मा पाई यहाँ पे भी आपका रेजोनेंस में है। तो यहाँ पे इजीली NO2 अगर आप पैरा पे लगाओगे तो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर पाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ा पाएगा। ठीक है, पहला। ऑर्थो पे देखोगे तो वहाँ पे भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप मेटा पे लगाते हो तो देखो आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखते हो तो आपको दिखता है कि यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, देखते कंजुगेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो नेगेटिव सिग्मा पाई नहीं है, यहाँ कंजुगेशन नहीं दिख रहा है। तो मतलब अब रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं कर पाएगा रिंग, इसलिए मेटा पे डालने पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट आता है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है कि क्योंकि यहाँ NO2 के साथ कोई रेजोनेंस नहीं आ रहा है मेटा पे लगाने पे, और इसलिए कार्बन आयन जो यहाँ पे बन रहा है वो स्टेबल नहीं। इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि इस केस में जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बन आयन बन रहा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई पूछे हेलोजन जो है वो किस स्टेप में निकल रहा है, स्लो या फास्ट, तो स्लो स्टेप में हेलोजन नहीं निकल रहा है। ये जो बॉन्ड टूटना था और उस बॉन्ड टूट के वहाँ पे OH आना था वो हो रहा है आपके फास्ट स्टेप के अंदर। देख लो, फास्ट स्टेप में आपका Cl नेगेटिव निकला है, लेकिन स्लो स्टेप में ऐसा नहीं हो रहा है। स्लो स्टेप में Cl यहीं पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको ध्यान देना है। तो इस रिएक्शन में क्या बनता है आपका कार्बन आयन बनता है, आपको पता होना चाहिए। इसको स्टेबलाइज कौन करेगा, कार्बन आयन है, नेगेटिव चार्ज पे है, तो कोई जो चीज नेगेटिव चार्ज को खींचेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो इसको स्टेबलाइज करेगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया। ऑर्थो और पैरा पे लगाओगे तभी स्टेबलाइज कर पाएगा, मेटा पे मैंने बता दिया क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि रेजोनेंस नहीं दिखा पा रहे वो। ठीक है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो वही चीज एनसीईआरटी कैसे समझाता है कि अगर मेटा पे आप NO2 लगाओगे तो उस केस में क्या होगा कि जो मेटा नाइट्रोबेंजीन है उसमें किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा जिस कार्बन आइटम पे NO2 लगा हुआ है। ठीक है, और इसीलिए वो रेजोनेंस नहीं दिखा पाएगा और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये आपको रीजन पता होना चाहिए। अगर कभी AR आता है तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। अब चलते हैं नीचे रिएक्शंस पे। अभी हमने देख लिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाता है तो क्या क्या कंडीशन होती है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पे क्या इफेक्ट आपको वहां पे देखने को मिलता है। अब हम लोग को देखना है कि अगर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता है तो क्या दिखाता है। तो हेलोअरीन जो है ना मोस्टली आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है, और ये रिएक्शन जो है ना हमने ऑलरेडी हाइड्रोकार्बन में पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखो अभी हमने देखा कि जो हेलोअरीन्स होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाती है। तो अगर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाती है तो कोई तो रिएक्शन दिखाती होगी। तो कौन सी रिएक्शन दिखाना पसंद करती है, वो दिखाना पसंद करती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि उसके पास खुद भर के इलेक्ट्रॉन, तो वो चाहेगी कि कोई इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करे। अब देखो होता क्या है कि हम अभी बात करें हेलोअरीन्स के बारे में, और हेलोअरीन्स में मतलब कोई हेलोजन जुड़ा होगा बेंजीन रिंग पे। अब हेलोजन जो होता है ना वो बेसिकली कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। हमने देखा था हाइड्रोकार्बन में कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है मोस्टली, उसका एक्सेप्शन था हेलोजन। ठीक है, क्योंकि हेलोजन दो इफेक्ट दिखाता था, -I से वो इलेक्ट्रॉन खींचता था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता था, और +M से वो इलेक्ट्रॉन दे सकता था। इस हेलोजन के केस में क्योंकि -I इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग था इसलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था। लेकिन अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो -I इफेक्ट से चलो उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, लेकिन जब +M से देने जाएगा तो वो दो पोजीशन में देगा, ऑर्थो और पैरा पे, और इनडायरेक्टली मेटा के कंपेरिजन पे ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए भले ही ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्टिल जो सब्स्टिट्यूशन कराओगे आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो ऑर्थो और पैरा पे कराओगे। ये उल्टा था बाकी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के कंपेरिजन में, क्योंकि बाकी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं ना वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इसको हाइड्रोकार्बन से जाके अगर समझ नहीं आया तो एक बार देख लेना। तो हमको कुछ नहीं करवाना है, जब भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हेलोअरीन हो, और उसके सारे के सारे रिएजेंट हमें अभी भी याद है जब हमने हाइड्रोकार्बन में देखे थे। आपको क्या क्या करवाना पड़ता है, हेलोजनेशन करवाना पड़ता है जिसमें हेलोजन होता है एक लेविस एसिड के प्रेजेंस में, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा नाइट्रेशन करवाते थे जिसमें कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 होता था। सल्फोनेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 या ओलियम होता था। ठीक है, उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन था जिसमें आप एक एल्काइल हाइड लेते थे और उसमें भी लेविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते थे, और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होता था। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग करवाना है इसको। सिंपल कुछ नहीं है, आपको हेलोजनेशन जैसे दिखे, जैसे आपको दिखे कि एक हेलोअरीन है Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, हेलोजनेशन करवाना। जैसे आपको हेलोजन दिखे, कहाँ का लगाओगे, ऑर्थो पे लगाओगे, पैरा पे लगाओगे। कौन सा मेजर होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिख रहा है मतलब कि पैरा वाला मेजर होगा। सिंपल। नाइट्रेशन, यहाँ से क्या कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलता था, HNO3 है, H2SO4 है, तो यहाँ से निकलेगा आपका NO2। कहाँ लगाओगे, ऑर्थो पैरा पे। ठीक है, ये क्यों करें हम लोग, क्योंकि क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो ऑर्थो पे लगाया, पैरा पे लगाया, कौन सा मेजर, पैरा मेजर। ठीक है, क्योंकि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सल्फोनेशन, SO3 इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, लगाते हैं SO3H, बताया था, तो वही करेंगे, SO3H ऑर्थो पे, SO3H पैरा पे, मेजर आपका पैरा वाला। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या करते थे, Cl हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कराओ, उसके बाद जहाँ से प्लस आ रहा है वहाँ से इसको जोड़ दो। ठीक है, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, CH3 या CH3 से कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, मेजर अपना पैरा वाला। ठीक है, सेम इसमें भी Cl हटाओ, यहाँ पे प्लस साइन आएगा और प्लस वाले से आप इसको जोड़ दो। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवाते थे हम लोग, इसमें भी पैरा वाला आपका मेजर हो गया। ठीक है, तो रिएक्शन कॉपी में देखोगे तो आपको यही सारे रिएक्शन दिखेंगे जो कि एकदम लास्ट रिएक्शन थे अपनी, यही। ठीक है, कर लेना है इसको, समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। अब हम लोग कुछ लास्ट के थ्योरी पॉइंट्स देख लेते हैं और एक दो रिएक्शन शायद आपका बच्चा है उसको देख लेते हैं। अब देखो एग्जांपल 6.9 पे जो डाउट मैंने अभी आपका क्लियर किया था कि भले ही हेलोजन जो है वो अपना डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, स्टिल वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जो कि उल्टा है। बाकी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स आपके मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा एनसीईआरटी ने, ऐसा क्यों होता है वो आप पढ़ लेना, जो मैंने समझाया था वही चीज़ है। इंपॉर्टेंट लाइन जो कि आपको मिल सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, वो ये है कि रिएक्टिविटी कभी भी आपको कंपेयर करना पड़े
तो हेलोजन के केस में, तो उस केस में आप इंडक्टिव इफेक्ट जो कि स्ट्रॉन्ग होती है हेलोजन में, तो अगर आपसे कोई पूछे कि उसके वो तो दोनों इफेक्ट दिखा दिए, प्लस एम भी माइनस आई भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन है, माइनस आई, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देखोगे कि जो हेलोजन है वो डीएक्टिवेटिंग है, ना कि एक्टिवेटिंग। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है कि रिएक्टिविटी की जब भी बात होगी तो आप हमेशा स्ट्रॉन्गर इंडक्टिव इफेक्ट से आंसर दोगे। और ओरिएंटेशन मतलब कहाँ पे आएगा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, वो आप हमेशा रेजोनेंस इफेक्ट मतलब कि प्लस एम इफेक्ट से दोगे। ये चीज़ यहाँ पे लिखती है, इसको समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे चलते हैं, हम लोग को दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखना था जो कि हम लोग ऊपर यहाँ पे छोड़ के आए थे। ये रिएक्शन देखो, जैसे आपको मैं बोलता था कि एल्काइल हैलाइड है, सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, क्या करते थे आप, वुड सेक्शन करवाते थे। याद है वुड सेक्शन क्या करते थे, वुड सेक्शन में आर एक्स होता था, एक्स हटाते थे, रेडिकल बनाते थे और दोनों रेडिकल को आपस में जोड़ देते थे। याद है, तो पहला आपको दिख रहा है 26, जहां पे आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ हेलोअरीन दिख रहा है, सोडियम और ड्राई ईथर दिख रहा है। जहां पे सिर्फ आपको हेलोअरीन दिख जाए तो वहां पे आपको समझना है कि यहाँ पे कोई भी एल्काइल हैलाइड नहीं है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, एक्स हटाना है, रेडिकल बनाना है, आपस में जोड़ देना है। तो बनाओ, रेडिकल बनाओगे, जो बनाया है उसको एक बार फिर से लिखोगे और आपस में जोड़ दोगे। क्या बन गया, ये डाइफिनाइल बन गया। इस सेक्शन का नाम क्या है अभी बताऊंगा, उससे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक हेलोअरीन है और एक अपना एल्काइल हैलाइड है नॉर्मल, मतलब एक हेलोएल्केन है। इस केस में क्या करेंगे, अब क्योंकि अलग अलग है, अगर मेंशन नहीं किया होता तो हम लोग उसी को दो बार ले लेते, लेकिन अगर मेंशन कर दिया है तो जो दिया है उसको लेंगे। तो एक बार एक्स यहाँ से हटाएंगे तो अपना बन जाएगा ये वाला, ये रेडिकल बन गया, और एक बार हम लोग हेलोएल्केन से हटाएंगे तो उस केस में आर रेडिकल बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका बनेगा फाइनल। अब इन दोनों का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको याद है कि सिर्फ अगर आर एक्स का रिएक्शन सोडियम डाइईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा था तो उसको बोलते थे वुड सेक्शन। ठीक, अगर सिर्फ हेलोअरीन का रिएक्शन हो रहा है सोडियम डाइईथर से तो उसको बोलते हैं हम लोग फिटिक रिएक्शन। अगर हेलोअरीन एक है और एक अपना एल्काइल हैलाइड है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो नाम इजी हो गया। आर एक्स अगर है सिर्फ सोडियम के प्रेजेंस में तब तो वुड सेक्शन है, सिर्फ हेलोअरीन है सोडियम डाइईथर के प्रेजेंस में तो फिटिक रिएक्शन है, और अगर हेलोएल्केन हेलोअरीन दोनों है सोडियम डाइईथर के प्रेजेंस में तब वुड्स फिटिक रिएक्शन है। इसको देख लेते हैं एनसीईआरटी से एक बार। तो देखो वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, अपना एक बार हेलोअरीन है, एक बार हेलोएल्केन है, वही लिखा है एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड का रिएक्शन होता है और आपका क्या बनता है, एल्काइल अरीन बनता है। इंपॉर्टेंट, ये नाम याद रखना, ये क्या बन रहा है अपना, एल्काइल अरीन बन रहा है। अच्छा, फिटिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया था सिर्फ हेलोअरीन मिलेगा, देखो 2 मोल लिया है इसका, और इसका रिएक्शन करवाएं तो डाइफिनाइल बन रहा है अपना। ठीक है, यहाँ पे आपका रिएक्शन खत्म होता है हेलोअरीन चैप्टर का। अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं इंटेक्स के और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखता है इंटेक्स क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को पहला क्वेश्चन करना है, जहाँ पे क्या बोला है कि हमें SN2 का रिएक्टिविटी कंपेयर करवाना है। तो SN2 अगर आपको याद है क्या करते थे, सेकंड वीडियो जो हमने एक बनाई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था कि SN2 में रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको देखना है, सबसे पहले देखो कि हेलोजन सेम है अलग है, अगर अलग अलग है तब तो आप लिविंग ग्रुप के हिसाब से देख लो, आइडिन सबसे पहले निकलेगा, Br निकलेगा, फिर Cl निकलेगा, फिर फ्लोरीन निकलेगा। ठीक है, तो अगर R आई है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन अगर हेलोजन सेम है तो उस केस में आपको एल्काइल ग्रुप के हिसाब से देखना पड़ता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो SN2 में 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाता है क्योंकि स्टेरिक इंडेक्स सबसे कम होता है, तो आपको बस वही कंपेयर करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1 डिग्री है, यहाँ पे देखोगे तो ये 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये आपको दिख रहा है कि ये 2 डिग्री है, ये देखो ये आपका 3 डिग्री, तो 2 डिग्री ज़्यादा होगा। ठीक, अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है थर्ड नंबर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, तो इसमें कैसे करोगे, इसमें आपको देखना है कि अगर दोनों 1 डिग्री हो जाए तो आपको देखना है कि किस में स्टेरिक इंडेक्स ज़्यादा मिल सकता है। इसमें आपको देखना होता है जो लिविंग ग्रुप है उसके पास अगर ब्रांच है तो वो ज़्यादा स्टेरिक इंडेक्स देगा। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप के पास ब्रांच है, इसमें दूर ब्रांच है तो ये कम स्टेरिक इंडेक्स देगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। आया समझ में, ऐसे करना है। SN1 का कंपेयर करवाना है रेट, तो क्या करोगे इसमें, कुछ नहीं, SN1 का रेट होता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता था। Cl हटाओगे, यहाँ पे क्या बनता है अपना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। इसमें देखोगे तो यहाँ पे बन रहा है अपना 2 डिग्री, अच्छा तो 3 डिग्री ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बन रहा है अपना 2 डिग्री, यहाँ पे देखो यहाँ बन रहा है अपना 1 डिग्री। ठीक है, तो 2 डिग्री ज़्यादा होगा, ऐसे करना था आपको। अब आते हैं हम लोग 6.9 कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। आ जाओ देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है एल्काइल हैलाइड Mg ड्राइईथर। ठीक है, क्या करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताओगे। तो इस सेक्शन में क्या करते थे, याद करो, एल्काइल हैलाइड होता था RX, Mg ड्राइईथर, वुड्स करवाते थे। नहीं भाई, सोडियम डाइईथर थोड़ी है, इसमें आप करवाओगे, ये आपको डाउट आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट किया, सोडियम डाइईथर नहीं है, आप यहाँ पे कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओगे। कैसे बनाते थे, RMgX बना देते थे। तो R आपका ये था, Mg ये था, X ये था, तो लिख दो उसको, कैसे लिखोगे। तो मैं सबसे पहले बनाते जाऊँ तो A अपना हो गया RMgBr। ठीक है, RMgX बना दिया, तो A मिल गया हमें। अच्छा, A को रिएक्ट करवाएंगे H2 के साथ तो B बनेगा। तो याद करो, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हल्का सा भी वाटर मिल जाता तो वो H+ लेके अपना एल्कीन बनाता था। ठीक है, तो मतलब R निकल जाएगा आपका यहाँ से, तो MgBr को हटा दो और जो बचा आपका वही आपका आंसर होगा इस केस में। तो आपका सिलसिला बन गया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये बन गया आपका B, तो A और B पर चल गया। अच्छा, अब बोल रहे हैं RBr को जब Mg ड्राइईथर के साथ रिएक्शन करवाए तो C मिला, तो क्या मिलेगा, RMgBr। ठीक है, वही लिख दो यहाँ पे RMgBr, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब देखो यहाँ से हमें R भी निकालना है, तो R हम लोग इस पॉइंट से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ बोला है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था RMgBr और जब D2O के साथ रिएक्शन करवाए तो प्रोडक्ट ये बन रहा है, तो मतलब ये हमारा R ग्रुप होगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या सीखा, जब हम लोग H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो MgBr हट जाता है, वहाँ पे H आ जाता है, तो मतलब जहाँ पे ये D आया होगा वहीं से MgBr हटा होगा। तो अगर मैं अपना इसको फिर से लिखना चाहूँ R ग्रुप के साथ, असली R ग्रुप के साथ, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH3 MgBr।
मतलब कि यही MgBr को जब हमने D2O के साथ रिएक्ट करवाया तब ये बना होगा। तो ये हो गया अपना R ग्रुप। आगे समझ में? अच्छा, अब हम लोग को ये रिएक्शन देखना है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि R1X को जब हम लोग सोडियम ईथर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो आपका ये बन रहा है। तो आपको याद है सोडियम ईथर तो वुड सेक्शन है। इसमें क्या करते थे, जो ये रेडिकल है उसको एक बार लिखते थे और उसी को आपस में जोड़ देते थे। तो मतलब इसी को जब 2 बार जोड़ा होगा तो ये बना होगा, तो इसको हाफ डिवाइड कर दो तो वही आपका मिल गया। तो ये हो गया अपना R1 ग्रुप। तो ये अपना R1 ग्रुप अगर मैं लिखता हूँ तो ऐसा दिखेगा CH3 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 और यही X के साथ जुड़ा होगा। जब डिवाइड किया तो आपने एक रेडिकल बन गया, उसी को आपस में जोड़ा तो ये पूरा बन गया। तो R1 आपको मिल गया। और इसी को जब आप Mg के साथ रिएक्ट करवा दो तो आपका फिर से वही ग्रिग्नार्ड बनेगा। तो आप MgX यहाँ पे लिख दो, ये बन गया अपना D। और फिर H2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये पूरा हट जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, तो फिर से आपका एल्केन बन जाएगा, तो ये आपका E हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे करके आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स उसको आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहला जो है उससे इतना चांस नहीं है क्वेश्चन बनने का, तो उसमें आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। बस इतना ध्यान रखो कि जो डाइक्लोरोमीथेन है उसका फॉर्मूला होता है CH2Cl2, ठीक है। इसको एज ए सॉल्वेंट ऑफ पेंट रिमूवर, ठीक है, पेंट रिमूवर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बस इतना ध्यान रखो। उसके बाद आते हैं हम लोग किस पे, ट्राइक्लोरोमीथेन पे, जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। तो पता होना चाहिए कि ट्राइक्लोरोमीथेन जो है उसको ही क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, उसका फॉर्मूला CHCl3 होता है। अब क्लोरोफॉर्म का यूज़ सबको पता है कि हम लोग उसको यूज़ करते थे एज ए फ्रियोन बनाने के लिए, और फ्रियोन जो है ना रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में यूज़ होता है। तो ये लाइन रखो कि क्लोरोफॉर्म जो है ना उसको हम लोग फ्रियोन रेफ्रिजरेंट R22 बनाने में यूज़ करते हैं। ये सही स्टेटमेंट अगर कभी आए तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जो लाइन है सही है। अब यहाँ से ना एक बहुत अच्छा AR बन के आ सकता है। क्या कह देंगे कि हम लोग क्लोरोफॉर्म को जब भी स्टोर करना होगा तो हम लोग एक ऐसे डार्क कलर के बोतल में स्टोर करते हैं और उसको कंप्लीटली फिल करते हैं ताकि एयर जो है उस बोतल से बाहर है। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डार्क बोतल यूज़ कर रहे हैं, दूसरा एयर को बाहर रख रहे हैं। मतलब कि अगर वो एयर के प्रेजेंस में आया तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। कब? जब उसको लाइट भी मिले साथ में। तो अगर उसको लाइट मिल जाए और एयर मिल जाए तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, कार्बोनिल क्लोराइड बना लेता है, जो कि एक पॉइजनस गैस है। और इस गैस का नाम फॉस्जीन है, जो कि आप पी ब्लॉक में पढ़ते हो, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है काफी। तो यहाँ पे बन रहा है कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जीन, जब भी वो ऑक्सीडाइज हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में। और इसी चीज को रोकने के लिए हम लोग उसको डार्क बोतल में रखते हैं और कंप्लीटली फिल करके रखते हैं ताकि एयर जो है उस बोतल के बाहर है, ठीक है। अच्छा एआर क्वेश्चन यहाँ से बन के आएगा, बहुत लोग गलत करके आएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कहाँ से पूछा। उसके बाद ये पॉइंट याद रखो कि जो आइडोफॉर्म है, मतलब कि जैसे आपने देखा क्लोरोफॉर्म CHCl3, वैसे आइडोफॉर्म CHI3, आइडोफॉर्म को हम लोग यूज कर सकते हैं एंटीसेप्टिक में, क्योंकि इसके पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। अब ये पूछते हैं कि इनके पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी क्यों होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि ये जो है फ्री आइडिन निकाल सकती है अपने में से, और इसलिए नहीं होती क्योंकि ये आइडोफॉर्म खुद है, ठीक है। आइडोफॉर्म होने के कारण ये एंटीसेप्टिक नहीं है, ये इसलिए एंटीसेप्टिक है क्योंकि इसमें से आइडिन निकल सकता है, ठीक है। और आइडिन एक्ट करता है एज एन एंटीसेप्टिक। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए, मेरे को कहीं क्वेश्चन मिला था। अच्छा, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड तो सबको पता है, और ये क्या करता है, ओजोन डिप्लीशन करता है, ये सबको पता है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग फ्रियोन्स पे। इससे काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आके देखने को मिल सकते हैं आपको यहाँ पे, जितने स्टेटमेंट्स मैं बताऊंगा आपको, तो ये पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फ्रियोन्स। ये सारे स्टेटमेंट्स उनमें से होगा, कोई एक इनमें से नहीं होगा, ठीक है, वही गलत होगा आपका। तो क्या क्या आपको पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि फ्रियोन क्या होता है। तो फ्रियोन क्या होता है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है मीथेन या फिर इथेन का, ठीक है। और मीथेन इथेन के जितने भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रियोन बोलते हैं, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, एक्सट्रीमली स्टेबल। स्टेबल है तो अनरिएक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा, नॉन टॉक्सिक है, ठीक है, टॉक्सिक नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। बहुत लोग लगेगा कि फ्रियोन है तो टॉक्सिक हुआ, टॉक्सिक नहीं होता है, ना ही ये कोरोसिव होता है, ठीक। इजीली लिक्विफेबल गैसेस होते हैं, ठीक है, काफी इजीली लिक्विफाई हो जाते हैं। और फ्रियोन का एक अच्छा एग्जांपल, फ्रियोन 12, अगर कोई पूछे कि फ्रियोन 12 क्या है तो आपको आंसर देना है CCl2F2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रियोन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रियोन 12, तो उसमें से एक फॉर्मूला होगा CCl2F2, वो आपका फ्रियोन 12 है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये आपको शायद प्रॉपर्टीज बता दें और पूछे कि ये जो हमने बात की है किसके बारे में की, उसमें से एक फॉर्मूला CCl2F2 का, तो वैसे भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं आपसे। आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, फ्रियोन 12 का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फ्रियोन्स होते क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं मीथेन और इथेन के, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कैसे बनाते हैं या फ्रियोन्स को कैसे बनाते हैं, तो ये इनको हम लोग बना सकते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। और शॉर्ट सेक्शन किसका कराएंगे, तो हम लोग टेट्राक्लोरोमीथेन का जब शॉर्ट सेक्शन करवाते हैं तो हम लोग को फ्रियोन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, बहुतों को पता ही नहीं होगा ये लाइन, तो इसको एकदम ध्यान से देख के जाना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर DDT। सबसे पहले आपको इसका क्या रखना है कि DDT होता क्या है, तो ये पहला ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड था। इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट मारने में, तो किसको मारते थे, मोस्टली ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम मॉस्किटोज को मारने के लिए यूज हुआ था। और इसका स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, तो ऐसा दिखता है, ठीक है। DDT का स्ट्रक्चर ये था, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, पूछेंगे ये क्या दिखा है, DDT दिखा दिया, या फिर DDT दिखा देंगे, आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही है। तो DDT का फुल फॉर्म होता है आपका डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। फॉर्मूला कंप्लीट, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, बहुत चांसेस है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है, हेलो एल्केन हेलो एरीन। इसके बाद आएगा आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर। तब तक इसको रिवाइज करते रहो जितने चैप्टर्स हो गए और पढ़ते रहो, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।